हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपुल जैन। आज बच्चों हम इस वीडियो के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट थर्ड के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में अब तक हमने आपको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, चंपारण मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, इन सब बात, साइमन कमीशन, लाहौर सेशन, इन पर बात करी। आज हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का सेकंड बड़ा मूवमेंट था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। जैसे नाम से पता लग रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। डिसोबे का मतलब हुआ कि बात को ना मानना। तो गांधी जी ने कहा कि हम ब्रिटिश के कानून को फॉलो नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों के कानून को तोड़ेंगे, लेकिन पीसफुली तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। इसी को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाए जाने के कॉजेज़ क्या थे, कारण क्या थे। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को, 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन के सामने अपनी 11 मांगें रखी। उन 11 मांगों में जो मेन बात थी, किसानों के वेलफेयर के लिए काम करना, जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना, और सबसे बड़ी बात थी नमक कर को ख़त्म करने की बात उन्होंने करी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी खुद ऐसी चीज़ ढूंढ रहे थे कि जो आम जनता के साथ जुड़ी हो, और नमक एक ऐसी चीज़ है जो आम जनता के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इरविन ने गांधी जी की 11 मांगों को नकार दिया और उन्हें मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ 1928-29 में एक नेहरू रिपोर्ट भी पेश की गई थी। ऐसा था, 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे मोतीलाल नेहरू जी, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, एक खाका तैयार करने के लिए, मसौदा तैयार करने का इन्हें काम दिया गया था। इन्होंने जो रिपोर्ट अपनी सामने, सरकार के सामने रखी, सरकार ने उस रिपोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाए जाने का। साइमन कमीशन से पहले ही लोग नाराज़ थे और बताया था कि साइमन कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। एक ये बहुत बड़ी बात थी। एक लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस और मेरठ के अंदर कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ, लाहौर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस। एक इसके अलावा एक काकोरी कांड भी था। तो इन सब चीज़ों से भी भारत के बहुत सारे जो आंदोलनकर्ता थे उन्हें अरेस्ट किया गया, उनको फांसी दी गई, उनको आजीवन कारावास का सज़ा दी गई। तो इन सब बातों से गांधी जी नाराज़ थे। और साथ साथ 1929 में, जैसे हमने पिछले उसमें बताया था वीडियो में, लाहौर सेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो इन सब बातों के कारण गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाने का निर्णय लिया। सविनय अवज्ञा। सविनय का मतलब है विनय के साथ, और अवज्ञा का मतलब मैंने अभी बताया, आज्ञा ना मानना, आज्ञा का उल्लंघन करना। यानी अंग्रेजों के जो शोषण पर आधारित कानून हैं, ऐसे जो लोग हैं जो वेलफेयर में नहीं है, उन्हें तोड़ना है, लेकिन पीसफुली तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। जब गांधी जी ने इरविन के सामने 11 मांगें रखी, तो उन्होंने उनको 11 मार्च तक का समय दिया और एक अल्टीमेटम दिया कि अगर 11 मार्च तक आपने मेरी ये बातें नहीं मानी तो कांग्रेस भारत के अंदर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू कर देगी। लेकिन इन मांगों को अस्वीकार कर दिया गया, नहीं माना गया। इसीलिए गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाने का निर्णय लिया गया। इस आंदोलन को हम नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू करी, और उनके साथ उनके 78 वॉलंटियर्स थे। उनके साथ उन्होंने यात्रा शुरू करी, और 6 अप्रैल को साबरमती आश्रम से चले, पहले 12 तारीख को, और 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, और उसके बाद ये मूवमेंट पूरे भारत में फैलता चला गया। गांधी जी को इस यात्रा को करने में 24 दिन लगे। टोटल जो दूरी थी वो 240 किलोमीटर थी। रोज़ वो 10 मील का सफ़र तय करते थे, और रास्ते में लोगों को बताते थे, लोगों को गाइड करते थे कि हमें आंदोलन कैसे चलाना है, हमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी है। क्योंकि पहले ही 1922 में जो चोरा चोरी कांड हो चुका था, जिस कारण गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था, लोगों को समझाते हुए वे आगे चल रहे थे।
और इस बात पे जोर दे रहे थे कि हम ब्रिटिश को नमक पे कोई भी कर नहीं देंगे। हम नमक, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो नमक पर अपनी मोनोपोली बना ली साल्ट पर, कि केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नमक बनाएगी, जबकि नमक एक ऐसी चीज़ थी जो गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन का आधार था और हर कोई व्यक्ति के जीवन को चिन्हित करता था, उसको इफ़ेक्ट करता था। इसीलिए गांधी जी ने इस बात को चुना। और जैसे ही गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक बनाया, वैसे ही समुद्र का पानी उबाल कर जैसे ही नमक बनाया, ये आंदोलन पूरे भारत में शुरू हो गया। आप देख रहे हैं गांधी जी जा रहे हैं, उनके साथ उनके 78 वॉलंटियर्स हैं, वो रास्ते में रुकते थे, लोगों को गाइड करते थे, आगे चलते थे, और उन्होंने इस तरीके से ये नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए मार्च किया। गांधी जी के इस मार्च की तुलना बड़े बड़े जो है मार्च से की जाती है। एक बार नेपोलियन ने एक मार्च किया था, एक बार हिटलर मुसोलिनी ने एक मार्च किया था। तो गांधी जी के इस मार्च की तुलना उस मार्च से की गई और गांधी जी एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बन गए। सारी वही चीज़, सारे वही कार्यक्रम जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हमने चलाए थे। हर वो चीज़ जो विदेशी है उसका बॉयकॉट करना है, हर वो चीज़ जो स्वदेशी है उसका प्रयोग करना है। शराब की दुकानों की पिकेटिंग यहाँ पर भी की गई। किसानों ने कहा कि हम लगान नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे सरकार को, और इस तरीके से ये मूवमेंट पूरे भारत में फैलना शुरू हो गया। अप्रैल 1930 में गांधी जी के एक बहुत बड़े समर्थित नेता खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, छोटे गांधी भी उन्हें कहा जाता है, उन्हें भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। आखिरकार गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और यह आंदोलन पूरे भारत में फैलना शुरू हो गया। धीरे धीरे आंदोलन की स्पीड भी कम होने लगी। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 बहुत मेन डेट है, गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता इसे कहा जाता है। इसका बच्चों एक नाम और भी है स्टूडेंट्स, इसको हम दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट क्या था? गांधी इरविन पैक्ट के आपको 4-5 पॉइंट लर्न करने हैं, ध्यान से आपको समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही था कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को बंद करने की बात को ब्रिटिश की एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, पैक्ट का मतलब, समझौते का मतलब होता है, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है दोनों ही पक्ष, दोनों ही जो हैं एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करेंगे। कुछ शर्तें हमने ब्रिटिश की मानी, कुछ शर्तें ब्रिटिश ने हमारी मानी। तो जिनमें एक शर्त तो यही थी कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है बंद करने की बात को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की बात को भी गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाएंगे। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, इस पर भी बात करेंगे आगे। तो ये एक बात हुई। अच्छा, ब्रिटिश ने क्या करा कि वो लोग जो समुद्र के पास रहते हैं उन लोगों को नमक बनाने का अधिकार दे दिया कि वो लोग नमक बना सकते हैं। एक उन्होंने कांग्रेस की कुछ संपत्ति को जब्त किया हुआ था वो उन्होंने छोड़ दी। हमारे बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, क्रांतिकारी हैं, उन्हें अरेस्ट किया हुआ था, उन्हें छोड़ने की बात को भी ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें भी छोड़ दिया उन्होंने। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 4-5 जो बातें हैं वो गांधी इरविन पैक्ट में हुई। और उसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों की तरफ से इसके ऊपर सिग्नेचर हो गए और जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट 1930, सेकंड 1931 और थर्ड 1932। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 1930 में हुई थी, जिस समय भारत के अंदर, इंडिया के अंदर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था। इसलिए कांग्रेस जैसी पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया था और कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी। जब कांग्रेस जैसी पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया तो ये बिना किसी डिसीजन के, बिना किसी निर्णय के ख़त्म हो गया, बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। दूसरी बात जो है, दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें पहले ही गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट में बात एक्सेप्ट कर ली थी कि मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाऊंगा, और वो गए। लेकिन उसमें भी कोई डिसीजन नहीं निकला क्योंकि उसमें भी ब्रिटिश अपनी बात पर ही अड़े रहे। और थर्ड राउंड टेबल, जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए तो
सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट दोबारा से शुरू हो गया। ये एक ऐसा मूवमेंट है स्टूडेंट्स जो एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा शुरू हुआ था। 1931 में जब गांधी जी इंग्लैंड से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसके फेल होने के बाद वापस आ गए, तो उसके बाद दोबारा से ये मूवमेंट क्या हुआ, शुरू हुआ और फिर 1934 में जाके ख़त्म हुआ। उसके बाद जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 32 में हुई, 1932। उसमें फिर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी वही, जैसे मैंने बताया कि इस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भारत के शासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े डिसीजन को लेने के लिए ही की गई थी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेस नहीं हुई। पहली, फर्स्ट और थर्ड तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड में किया भी तो उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो इस तरीके से ये मूवमेंट भी आपका समाप्त हो गया। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में देखा है। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो केवल ब्रिटिश के चीज़ों को यूज़ ना करना, उनका समर्थन ना करना, जैसे आपको बताया बॉयकॉट करना, इन चीज़ों तक था केवल। लेकिन जो सिविल नाफरमानियाँ आंदोलन जो चलाया हम लोगों ने, उसके अंदर एक कदम बढ़ के हम इस तरफ भी गए कि गवर्नमेंट के जो गलत कानून हैं, जो शोषण पर आधारित लॉ हैं, जैसे हमने बताया कि नमक वाली बात थी, तो उन्हें तोड़ने की बात करी गई। तो एक कदम आगे बढ़ के इसमें काम किया गया। दूसरी बात यह है कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसमें मुस्लिम जो हमारी कम्युनिटी थी, जो मुस्लिम भाई थे, उन्होंने बहुत बड़े स्केल पर भाग लिया था, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी ने दिमाग भी लगाया था कि जो खिलाफत मूवमेंट था और जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो दोनों मिल गए थे, जबकि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के अंदर मुस्लिम पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहा। एक ये दोनों में डिफरेंस है। और एक ये डिफरेंस है कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसमें टैक्स को लेकर के कोई बात नहीं थी कि टैक्स को लेकर क्या करना है, जबकि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के अंदर नागरिकों ने इस बात पर भी जोर दिया कि कर नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। टैक्स देने से उन्होंने बात को रिफ्यूज़ किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस नज़र आते हैं। अब बात करते हैं उन सोशल ग्रुप्स की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में। जैसे कि असहयोग आंदोलन के अंदर भी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर भी सबने अपने अपने स्केल पर, अपने अपने तरीके से उसमें भाग लिया था। ऐसे यहाँ पर रिच पीजेंट्स यानी कि जो गाँव के संपन्न किसान थे, ख़ास तौर से गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन जैसे होता है कि हर आंदोलन में लोग अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही भाग लेते हैं। तो इनकी जो लड़ाई थी या इनका जो कहना था वो ये कहना था कि इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो उसकी दर को क्या किया जाए, कम किया जाए। इसी बात को लेकर के उन्होंने स्वराज की लड़ाई लड़ी। मतलब इन लोगों के लिए स्वराज की लड़ाई जो थी वो एक तरीके से भारी लगान के खिलाफ थी। लेकिन क्या हुआ था, जब 1931 में गांधी इम्पैक्ट से बिना टैक्स कम किए आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो जब दोबारा आंदोलन शुरू हुआ तो जो ये रिच पीजेंट्स वाला जो ग्रुप था, जो गांवों के संपन्न किसान थे, उन्होंने फिर दोबारा से इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। जबकि गांव के जो गरीब किसान थे, जो पुअर किसान थे, वो जो मेन शामिल हुए इस लड़ाई में या इस आंदोलन में, वो इसलिए शामिल हुए क्योंकि जो उस समय इस इकोनॉमिक क्राइसिस की बात थी, इसलिए उनका जीना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो भाड़ा नहीं चुका पा रहे थे, किराया नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उन लोगों ने ये जो आंदोलन चलाया, मेन वो इस बात के लिए चलाया कि उन लोगों को जो रेंट पे जो चीज़ें ली गई हैं वो उसके अंदर क्या किया जाए, कम किया जाए। वो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर लेके चल रहे थे। अच्छा, कांग्रेस भी बार बार इसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ थी कि वो रिच पीजेंट्स के साथ रहे या पुअर के, क्योंकि अगर वो एक बार संपन्न किसानों का साथ देती तो उसे पता था कि जो गरीब किसान है वो उसके साथ नहीं रहेंगे। तो कांग्रेस की स्थिति लगभग ढुलमुल सी रही। बिजनेस क्लास के जो लोग थे वो इस बात को लेकर थे कि जो विदेशी माल भारत से जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, जब तो भारत के जो इंडस्ट्रीज़ के लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्हें काफ़ी काम मिल गया था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया और दोबारा से इंग्लैंड के अंदर माल बनने लगा, तो वहाँ का माल यहाँ पर आकर बिकने लगा।
तो इससे जो भारत का जो औद्योगिक जो ग्रुप था कह सकते हैं, उद्योगपतियों का जो वर्ग था, जो बिजनेस क्लास थी, वो इस बात को लेकर के इस आंदोलन में शामिल हुई। उसकी जो मांग थी वो ये थी कि जो बाहर से माल आ रहा है उसको रोका जाए, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ताकि जो उनका माल है, जो भारत में बना हुआ माल है, वो क्या हो सके, बिक सके। इसके लिए उन्होंने 1920 में, आप देख रहे हैं जैसे लिखा भी है, 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना करी। और आपको पता होगा आज एक उद्योगपतियों का, व्यवसायियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे हम फिक्की के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, 1927 में हुई थी। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, द फेडरल ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो इस तरीके से जो बिजनेस क्लास है उसकी ये डिमांड थी। जबकि जो इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए। और आप सबको पता है जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, जो औद्योगिक श्रमिक हैं, उनकी तो एक ही डिमांड थी कि उनको जो मिनिमम वेजेस हैं वो टाइम पर मिले, उनको जो सैलरी मिल रही है वो अच्छी मिले। और उनके लिए स्वराज का जो मीनिंग था वो था, मतलब स्वराज मीनिंग के लिए था बेटर वेजेस, जो उनको तनख्वाह मिले, जो उनको कार्य सैलरी मिले वो अच्छी मिले। इन चार के अलावा इस मूवमेंट के अंदर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। और जो पांचवा जो आप कह सकते हैं जो सोशल ग्रुप था वो फीमेल्स का था। और फीमेल्स का वही रुख रहा जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में था। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, उसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया और खूब मतलब वो घर से निकली। लेकिन थोड़ा सा बात ये थी कि उस समय भी भारत के अंदर और ख़ास तौर से कांग्रेस के अंदर गांधी जी का भी यही मानना था कि जो महिलाएं हैं उनका जो सीमाएं हैं वो घर तक हैं। इसीलिए कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि फीमेल्स को बहुत बड़ी जगह नहीं मिली। लेकिन फिर भी इस आंदोलन में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दी और अपना सहयोग निभाया। अब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में दोबारा ख़त्म हो गया। लेकिन अब इसके इफ़ेक्ट क्या रहे, इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में? तो हम कह सकते हैं कि इसने लोगों में पूर्ण स्वराज की एक तो बात जो उठाई थी 1929 में लाहौर सेशन में, उसको कंप्लीट किया, उसको आगे बढ़ाया। एक जो नॉन वायलेंस सत्याग्रह गांधी जी का था आइडिया, उसकी तरफ लोगों को और ज़्यादा लोग बढ़े। एक जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जो वुमेन का पार्टिसिपेट रहा वो लार्ज नंबर पे रहा, बहुत बड़े स्केल पर आप कह सकते हैं इसमें महिलाओं का योगदान रहा। एक समाज का हर वर्ग, डिफरेंट सोशल ग्रुप जो है उसका पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि चाहे वो रिच पीजेंट्स हैं, चाहे वो पुअर हैं, और इंडस्ट्रीज़ के वर्कर हैं और बिजनेसमैन हैं, सभी इसमें भाग हुए। और एक ब्रिटिश सरकार के लिए ओपन चैलेंज आया कि भैया जो है भारत के लोग उनके रूल को, जो उनके गलत रूल हैं उन्हें तोड़ेंगे और उनका बाइकआउट करेंगे, तो इस डिसोबे करेंगे उन्हें। तो इस तरीके से ये मूवमेंट की आप बात कह सकते हैं। अब लेकिन कुछ इस मूवमेंट की कुछ सीमाएं भी रही, सीमाएं यानी कि लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में अगर हम बात करते हैं तो एक लिमिटेशन जो रही वो रही इसके अंदर जो दलित हमारा समाज रहा उसका पार्टिसिपेशन नॉन कॉरपोरेशन के मुकाबले कम रहा बहुत, क्योंकि आप सबको पता है हमारे समाज में बहुत लंबे समय तक उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी तरफ इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो दलित समाज है वो उससे थोड़ा सा अलग रहा, कटा हुआ रहा। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1930 में दलितों के विकास के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन भी एक कमेटी या एक ग्रुप क्या किया, इस्टेब्लिश किया। अब इसी दलित से यहाँ पर शब्द से एक क्वेश्चन और हमारा जुड़ता है, पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट क्या है, पहले पूना पैक्ट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक नंबर में ज़रूर आता है क्वेश्चन या 2 नंबर में। जब अंबेडकर साहब दलितों के लिए सेपरेट इलेक्शन की बात कर रहे थे कि भाई दलितों का जो इलेक्शन होना चाहिए वो सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए, उन लोगों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि गांधी जी उनकी इस बात के विरुद्ध थे। तो इस बात को लेकर जो सेपरेट इलेक्शन की बात, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि अगर हम उनके लिए सेपरेट इलेक्शन करेंगे तो वो समाज से कट जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, जबकि हमारा जो मेन मोटिव है वो मोटिव है दलित समाज के लोगों को पूरे भारत के साथ जोड़ना, उन्हें ये सब चीज़ करना। तो इसीलिए इस बात को लेकर गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो जब वो भूख हड़ताल पर बैठ गए, आमरण अनशन पर हंगर स्ट्राइक उन्होंने करी,
तो उसके बाद 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ, जिसमें अंबेडकर जी को इस बात पर मना लिया गया कि वो सेपरेट इलेक्शन की जो डिमांड है वो छोड़ दें, और उन्होंने छोड़ भी दी। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात जो करी गांधी जी ने और अंबेडकर जी ने वो ये करी कि जो रिजर्वेशन वाली बात थी उसे बढ़ा दिया दलितों के लिए। दलितों की जो रिजर्वेशन था वो 71 से बढ़ाकर इस पूना पैक्ट के अंदर 148 कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूना पैक्ट है वो 32 में हुआ, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ, और जो दलित समाज था उसके लिए सेपरेट इलेक्शन को ख़त्म करके सीटों के रिजर्वेशन की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया। ये इसमें रहा। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने ही दलित वर्ग को हरिजन का नाम दिया। उन्हें बताया कि 100 साल तक अनटचेबिलिटी उनके साथ की गई, उसको ख़त्म करने की बात की गई, और उस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने हरिजन का नाम दिया। गांधी जी ने खुद ये कहा कि जब तक समाज के अंदर, गांधी जी ने कहा कि सामाजिक समानता जो है ना, जो सोशल इक्वलिटी है, वो समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और सामाजिक असमानता यानी सोशल अनइक्वलिटी इंसान ने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है। भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया था। इसीलिए इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए गांधी जी खुद भी कह सकते हैं कि अपना टॉयलेट खुद साफ़ करते थे, ताकि वो इस बात पर लोगों को दिखाएं, बताएं कि सोसाइटी के अंदर कोई भी ऊंचा अथवा नीचा नहीं है, सब बराबर हैं, अपर कास्ट जैसी चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने इस तरफ जाने पर जोर दिया। तो एक तो हम बात कर रहे थे कि दलित समाज हमारा अलग रहा। दूसरा जो यहाँ पर मेन हमें समझना है वो है मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में जितनी ज़्यादा उनकी पार्टिसिपेशन था, यहाँ आकर के उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। तो एक ये भी एक बात है कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहा, और इस आंदोलन में वो अलग रहे, क्योंकि जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, टकराव भी देखने को मिला। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दो समाज यहाँ पर क्या रहे, अलग रहे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्कर्स पार्टिसिपेंट भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कम रहा, मिनिमम रहा। तो ये इस आंदोलन की या मूवमेंट की क्या हो गई, लिमिटेशंस हो गई। और गांधी इरविन पैक्ट, इस तरह देखिए गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 1932 तक का सिलेबस यहाँ आकर के कंप्लीट होता है। इन तीनों वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर के सारे मेजर पॉइंट डिस्कस किए। हम शुरू हुए, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करूं अगर, तो हम शुरू हुए 1915 से, और आपने देखा 1915 से हमने अपनी बात शुरू करी, जिसमें चंपारण हो गया, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट आपका, फिर नॉन कॉरपोरेशन, फिर चोरा चोरी वाली घटना हुई, स्वराज पार्टी 1923 में बनी। उसके बाद हम आते हैं साइमन कमीशन, लाहौर सेशन और सिविल डिसोबेड मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई हमारी तीनों, और फिर 1932 में पूना पैक्ट। तो इस तरीके से 1915 से लेकर और 1932 तक ये हमारा कंप्लीट होता है। ये चैप्टर यहाँ आकर के इन तीन वीडियो में हमने 32 तक के सिलेबस को कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये जो जितना बताया गया है इसमें से आपको बहुत कुछ एग्ज़ाम में मिलेगा, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, जानने को, और ये अपनी नॉलेज के लिए भी आप इसको पढ़िएगा। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, बाय।